एवरीवन, आई एम कंचन शुक्ला। जो सेल का पार्ट में पढ़ा रही थी उसमें कुछ चीज़ें बची हुई थी, वो मैं आपको आज बताऊंगी। जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या किसी के बारे में जब हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो उस चीज की कोई ना कोई एक विशेषता, गुण या लक्षण जरूर होते हैं, जिन लक्षणों के आधार पे हम उसके बारे में जान पाते हैं या पहचान पाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोशिका की क्या लक्षण है हमें ये जानना भी बहुत जरूरी होगा। ठीक है, कोशिका का जो प्रथम लक्षण होता है वो क्या होता है? वृद्धि होता है। जब हम कोशिका का क्या करते हैं, कोशिका जैसे हमारा शरीर है क्या करता है, हमेशा वृद्धि कर, निरंतर वृद्धि की अवस्था में रहता है, लेकिन वृद्धि भी एक निश्चित समय सीमा तक ही होती है। ठीक, जैसे हमारा सा एक छोटा सा नवजात बच्चा होता है, नवजात शिशु से वो क्या होता है, वृद्धावस्था तक पहुंचता है, प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, फिर वृद्धावस्था तक पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता है? वृद्धि के कारण। ठीक है, और हमारा जो शरीर है उसकी जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है? वो कोशिका है। ठीक, तो कोशिका ही क्या होता है, वो निरंतर वृद्धि के द्वारा अपने क्या बढ़ोतरी करते जाता है। नेक्स्ट है गति। लोकोमोशन जो होता है इसकी भी प्रक्रिया कोशिकाओं में पाई जाती है, इसका भी प्रोसेस कोशिकाएं करती हैं। जैसे कि हम इसको उदाहरण के द्वारा कैसे समझेंगे, हम ये कह सकते हैं जब हमें कोई भी रोग होता है, ठीक है, तो बाहर से कोई भी जीवाणु या जो विषाणु होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारी जो WBC भी क्या होती है, एक रक्त कोशिका है। WBC की हम बात करें तो WBC क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बाहर से आए हुए जो बैक्टीरिया है, जो आपके वायरस है उसको क्या करते हैं, मारने का कोशिश करते हैं। जब यही होता है कि हमारी बॉडी में जब WBC जीत जाता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और हमें किसी तरह का रोग पकड़ता नहीं है। लेकिन वही जब WBC हार जाता है, यानी WBC जब अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पाता है, या फिर WBC को क्या हमारे शरीर का सिपाही भी हम कह सकते हैं, कोई भी बाहर से जब हमारे शरीर पे आक्रमण करता है तो WBC क्या करता है, उससे सबसे पहले सुरक्षा के लिए सबसे पहले जाके लड़ता है और हमें उस रोग से बचाता है। अब आप कोरोना को ही ले लीजिए, कोविड-19 है, कुछ व्यक्ति क्या हो रहे हैं, सही हो जा रहे हैं और कुछ व्यक्ति उसी से उनकी मृत्यु हो जा रही है। और बार बार ये कहा जा रहा है आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, जिसको हम इम्यून सिस्टम, इस समय आप देख रहे होंगे जितना भी ऐड आ रहा है, चाहे वो सोप का ऐड आ जाए, हॉर्लिक्स का, बॉर्नवीटा का, इवन अभी मिल्क का भी जो ऐड आ रहा है उसमें भी अपने इम्यून सिस्टम को सही करने की बात कही जा रही है कि हमारा इम्यून सिस्टम सही होगा तो फिर क्या हमें कोई भी रोग इतनी आसानी से नहीं पकड़ता है। एक ही जगह से पे रहने वाले व्यक्ति का कोई रोग है, उसको तुरंत उसके ऊपर आक्रमण करके उसको रोग ग्रसित कर देता है। जो बाहर के जो बैक्टीरिया है, जैसे कोरोना वायरस से या फिर कुछ लोग तुरंत मृत्यु हो जा रही है, कुछ लोग बच जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसके द्वारा हम कह सकते हैं ये WBC, आपके WBC एक जगह पड़ा है, फिर वो क्या करता है, जैसे ही बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रवेश करे तुरंत WBC उस बैक्टीरिया को पूरी तरीके से घेर के मारने का काम करता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो सेल्स है वो क्या गति करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट है श्वसन। रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी, जैसे कि हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर सांस लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालता है। उसी तरीके से जो कोशिकाएं हैं वो भी क्या करें, रेस्पिरेशन का काम करती है। रक्त के द्वारा जो ऑक्सीजनित रक्त होता है हमारे बॉडी में, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, उससे वो ऑक्सीजन जो सेल होता है उससे वो ऑक्सीजन लेता है और जीवद्रव्य भी उससे ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और जितना अपने शरीर में जो विषाक्त पदार्थ बने होते हैं उनको फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो बाहर निकाल देता है। रक्त फिर उसको वापस लेके चला जाता है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि जो हमारी कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, श्वसन करती हैं। द नेक्स्ट इज कि पोषण, न्यूट्रिशन। अब हम जब हमारा शरीर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है हम बिना खाए पिए तो बढ़ नहीं सकते हैं, नॉर्मल सी चीज है। अगर हम जैसे दाल, बच्चा है, आप देखते हो हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग फूड है। हम बच्चे को रोटी अचार तो नहीं दे सकते, ठीक है, या किसी को भी जो अचार है वो पोषक तत्व तो है नहीं, हम
अपने स्वाद की वृद्धि के लिए अचार का ग्रहण करते हैं, अचार खाते हैं, लेकिन पोषण हमको किससे प्राप्त होगा? दाल है, रोटी है, दूध है, इसके द्वारा क्या हम पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से जो पोषण यानी कि जो हम बाहर जैसे दाल से हम क्या कर रहे हैं? प्रोटीन ले रहे हैं। प्रोटीन के फॉर्म में हमारी बॉडी में नहीं पचता है, वो जाके प्रोटीन किस में चेंज होगा? एमिनो एसिड में चेंज होता है, फिर हमारे बॉडी के द्वारा पचाया जाता है। फिर जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट आपके ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज होगा। ठीक, इस तरीके से चेंज होके उन ग्लूकोज को, प्रोटीन के एमिनो एसिड को, वसा के फैटी एसिड को हमारा जो सेल है उसको क्या करता है? ग्रहण करता है और अपनी वृद्धि करता है। ये वृद्धि बिना इसके नहीं हो सकती है, इसलिए वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? पोषण आवश्यक है। तो पोषण भी ग्रहण करने का काम कौन करता है? सेल करता है। अब नेक्स्ट है आत्मीकरण, किसी भी चीज को अपने आप में जैसे ग्रहण करना। ठीक है, एसिमिलेशन क्या है? हम किसी भी चीज को क्या करते हैं? अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जो भी पोषक तत्व होते हैं, अगर जैसे दाल है, दाल के फॉर्म में तो सीधे नहीं जा रहा है ना, वो चेंज हो रहा है और किस बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होके उस बॉडी को उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या नाम है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एसिमिलेशन क्या है? उस भोज्य पदार्थ से, जैसे दाल है, दाल से प्रोटीन ग्रहण करना। ठीक है, प्रोटीन ग्रहण करके वो क्या कर रहा है? प्रोटीन ग्रहण कर रहा है, उसी को कहते हैं आत्मीकरण करना। यानी कि वो जो भी जो सेल है वो क्या कर रहा है? पोषक तत्व भोज्य पदार्थ से प्राप्त, वो जो कि रक्त के द्वारा, अब जो अमीनो एसिड है वो या चावल के रूप में तो हमारी बॉडी में जाता नहीं है, वो पचता है। ठीक है, पहले वो क्या नाम है, वो सेमी लिक्विड होगा, फिर उसके बाद पूरा लिक्विड होता है, फिर लिक्विड के रक्त में वो पूरी तरीके से बहता है और फिर रक्त से ही जो कोशिकाएं होती हैं जिनको जहां पे आवश्यकता होती है उस पोषक पदार्थ को वो ग्रहण करती है, आत्मसात करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उत्सर्जन। उत्सर्जन जैसे हमने बताया यहाँ पे श्वसन, तो श्वसन के द्वारा क्या करता है? ऑक्सीजनित ऑक्सीजनित रक्त लेके, यानी कि पोषण लेके ऑक्सीजनित रक्त के द्वारा जो वो पोषण लेता है, जो आपके एमिनो एसिड इन सबको अपने में लेता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ के बाहर निकाल देता है, उसी को हम उत्सर्जन क्रिया करते हैं। यानी कि कोशिकाएं क्या है? उत्सर्जन की क्रिया भी करती है। नेक्स्ट है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता कोशिकाओं में क्या? हमारे शरीर के हर एक अंग में कोशिकाएं पाई जाती हैं। बिना यहाँ पे है हमारी उंगली है तो यहाँ पे भी कोशिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है, हमारे ये भी हमारी मृत कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है। कहीं हमारा जो यहाँ का स्किन है वो भी क्या है? कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। हम जब किसी गर्म चीज को टच करते हैं या फिर उस चीज को जो हमको देखने मतलब अगर जैसे गर्म चीज जो भी है, हमने दूध रखा गैस पे, अब उसको हमारा ध्यान नहीं गया, जैसे हमने बर्तन को टच किया तो वो क्या तुरंत गर्म लगता है, तो हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं ना, तो वहां की कोशिकाएं तुरंत क्या वो मतलब उसमें क्या है, वहां की कोशिकाओं संवेदनशीलता, जो कि हमारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो कोशिकाएं हैं, तो वो क्या होता है सूक्ष्मतम इकाई होने के कारण वो तुरंत अपना हाथ हटा लेता है और वहां पे हम जलने से बच जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कोशिकाएं हैं उसमें संवेदनशीलता पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रजनन। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। कोशिका विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं क्या कोई एक कोशिका हुई, ठीक, एक कोशिका आपकी कितने भागों में बट रही है, फिर इसमें बट रही है, फिर दो कोशिकाएं क्या, फिर ऐसे करके इसमें कोशिका बट रही है, ऐसे कोशिका बट रही है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से क्या कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिका विभाजन हो रहा है, उसके द्वारा क्या प्रजनन की क्रिया लगातार होती जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है मृत्यु। हाँ, जैसे कि व्यक्ति की मृत्यु क्या एक जीवन पर्यंत एक निश्चित सीमा तक ही कोई वृद्धि कर सकता है, विकास कर एक निश्चित समय, जब तक हमारा शरीर सही है हम निश्चित सीमा तक वृद्धि विकास कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होता है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार जो कोशिकाएं हैं एक निश्चित सीमा तक वृद्धि करती है, उसके पश्चात उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ये हमने जो विशेषताएं हमने इसलिए बताया कि आज
आगे क्वेश्चन में लिख दिया कोशिका की विशेषताएं, ये लिखेगा। इसके अलावा कुछ और भी लिख दिया, तो आपको उसमें टिक करना होगा कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कोशिकाओं में होती हैं। इसलिए हमने कोशिका की विशेषताओं को बताया है। सेल डिवीजन के बाद अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सेल। अगर हम सेल के वर्गीकरण की बात करें तो सेल दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। हमारा जो शरीर यानी कि जो जीवित कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आती हैं, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत नहीं आती हैं। हमें बस यही होम साइंस के अंदर हमें यही जानना आवश्यक है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम फिजियोलॉजी जो हमारा जो हमारा शरीर है वो किस प्रकार से काम करता है, हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए हम जो हमारा शरीर का जो हमारा सेल है वो कितने भागों में बटा हुआ है हम ये देखेंगे, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सेल देखेंगे। सबसे पहला है रक्त कोशिका। रक्त कोशिका या ब्लड कोशिका जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला है आरबीसी होता है, और सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, इसका क्या, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और इसका एक उभयावतल आकार का होता है, बीच से चपटा और उठा हुआ गोल आकार का होता है, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन ही होता है। अब जब हम रक्त पढ़ाएंगे तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या होता है, ये इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये गतिमान होता है। इन दोनों का जो निर्माण होता है वो किसमें, अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन ये पूरे शरीर में पाई जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका पेशी कोशिकाएं। पेशी कोशिकाएं मस्कुलर सेल्स, ये क्या होती है, ये 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स ऑफ सेल होती है, ठीक है। ये जो कोशिकाएं होती हैं, पहला क्या है, ऐच्छिक कोशिकाएं। ऐच्छिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, उसको हम ऐच्छिक कोशिकाएं कहते हैं। वो हम उन कोशिकाओं के ऊपर क्या होता है, धारीदार निशान बने होते हैं। जैसे हमारी हम अपना हाथ क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार हिला रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो किसके द्वारा बोल रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही हमारा ये जो हाथ है ये सब भी किसके कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है, धारीदार कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है। नेक्स्ट आपका अनैच्छिक कोशिकाएं। वे कोशिकाएं जिन कोशिकाओं पे हमारी इच्छा यानी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, वे कोशिकाएं किसके अंतर्गत आती हैं, अनैच्छिक कोशिकाओं के अंतर्गत आती हैं। ये धारी मुक्त होती है, इसमें किसी प्रकार की धारियां नहीं पाई जाती हैं। थर्ड है हृदय पेशी। जो हृदय मस्कुलर यानी कि जो हार्ट मस्कुलर होता है, मस्कुलर सेल्स होते हैं, उसमें क्या होती है, धारियां पाई जाती हैं, लेकिन उसका कार्य किस प्रकार का होता है, अनैच्छिक रूप से वो कार्य करती हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम रूपरेखा यानी कि रूपरेखा के अनुसार देखें तो वो किसमें धारी युक्त होती है, वो धारीदार होती हैं, लेकिन कार्य के अनुसार देखें तो वो इच्छा मुक्त होकर कार्य करती हैं, ठीक है। अगर हमारी इच्छा अनुसार अगर हमारा हृदय पेशी कार्य करने लगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अगर हम सो गए तब तो हमारी इच्छा काम नहीं करेगी ना, हमारी इच्छा बंद तो फिर उसके बाद हमारा सांस भी बंद, ठीक है। तो यानी कि जो हृदय पेशी है वो किसके कार्यानुसार देखा जाए तो वो अनैच्छिक पेशी के अनुसार है, और अगर रूप के अनुसार देखा जाए उसका तो वो किसके अनुसार होती है, धारीदार कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है थर्ड अस्थि कोशिकाएं। अस्थि कोशिकाओं में इस तरीके से ये क्या होते हैं, आकार निकले होते हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा ही आपस में मिलकर ये क्या, अस्थि कोशिकाएं आपस में मिलकर अस्थि ऊतक का निर्माण करती हैं। उन ऊतकों के द्वारा ही हमारी क्या होती है, अस्थियों का निर्माण होता है, जिसके द्वारा हमें एक आकार प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम एक मतलब खड़े होने का यानी कि हमारा जो कहीं से भी न मुड़ जाना, इस तरीके की जो स्थिति होती है वो अस्थियों के द्वारा होती है। नेक्स्ट है आपका संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जहां हम कनेक्शन की बात कर रही है यानी कि दो को जोड़ने वाली बात
कर दिए। जहाँ जहाँ अंग जुड़े हैं वहाँ पे इन कोशिकाओं का निर्माण होता है और इनका कोई आकार नहीं होता है। अगर हम आकार, अगर ये इनका कोई एक निश्चित आकार हो जाता तो फिर ये जुड़ने में, या अब हमारा यहाँ पे जुड़ना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा एक निश्चित, भैया ये चौकोर आकार नहीं होगा तो ये ऐसे फैलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चौकोर आकार का ही नहीं होगा, ये त्रिभुजाकार नहीं, ये अनियमित आकार के, इसीलिए कौन से, जो अगर हमसे पूछा जाए कि संयोजी कोशिकाएं किस आकार की होती हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आच्छादक कोशिकाएं, जिसको एपिथेलियम टिश्यूज कहते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करते हैं, हमारा जो फेफड़ा है, सभी जितने हमारे शरीर के अंदर जो अंग पाए जाते हैं, जैसे फेफड़ा हो गया, मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, आपके अमाशय हो गया, ये सभी किसी न किसी झिल्ली से ढकी होती है। वो जो टिश्यूज होते हैं, वो जो कोशिकाएं होती हैं, वो किसके द्वारा बनी होती हैं, इन्हीं एपिथेलियम टिश्यूज के द्वारा बनी होती हैं, जिसके अंदर वो क्या होता है, हमारा फेफड़ा, हमारा अमाशय, हमारा मस्तिष्क उस झिल्ली में सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है आपका स्नायु कोशिका या नर्वस सेल। नर्वस सेल में क्या होता है, यहाँ पे एक केंद्रक पाया जाता है और ये जो तंतु निकले होते हैं, इन्हीं के द्वारा ये पूरे शरीर में आपस में जुड़ के पूरे शरीर में फैले होते हैं, जिससे कि हमारा मस्तिष्क, हमारे पैर को अगर कोई सूचना देना होगा तो हमारा मस्तिष्क इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से सूचना प्रदान करता है, ठीक है। तो आज हमने अपने जो सेल में पढ़ा, हमने कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है, कोशिकाओं का वर्गीकरण क्या है और सेल डिवीजन क्या है, ये चीजें हमने पढ़ी। अगर आपको ये हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। कोशिकाओं की विशेषता पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन क्या होता है, ठीक है। अब वो कोशिका विभाजन क्या होता है ये जानने से पहले हमें ये जान कि वो महत्वपूर्ण क्यों है। जो कोशिका विभाजन होता है वो सबसे पहले क्या करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। फिर टूटी फूटी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करना। फिर कोशिकाएं जो मतलब में चोट लग जाता है या फिर वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं तो उन कोशिकाओं की जगह नवीन कोशिकाओं का निर्माण हो जाना और उन कोशिकाओं का मरम्मत करके ठीक करने का जो कार्य होता है वो कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेल डिवीजन की तरफ। सेल डिवीजन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, ठीक। ये केंद्रक सबसे पहले विभाजित होता है। अगर पहले क्वेश्चन आया कि कोशिका का कौन सा अंग सर्वप्रथम विभाजित होता है तो हम ये बताएंगे कि कोशिका का जो केंद्रक होता है वो सर्वप्रथम विभाजित होता है। और पूछा जाए कि केंद्रक के विभाजित होने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसमें ये जो केंद्रक होता है जब ये दो भागों में विभाजित होता है, ये जो दो भागों में विभाजित होने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। फिर उसके बाद जब केंद्रक विभाजित हो जाता है तो केंद्रक क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिका द्रव्य उसको वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। केंद्रक के पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म जाके इकट्ठा होने लगता है, ये साइटोप्लाज्म अलग होना शुरू होता है। फिर उसके बाद ये जब साइटोप्लाज्म अलग होते हैं तो फिर कोशिकाओं के बीच में दरार पड़ने लगती है। उस दरार पड़ने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि अगर हम साइटोप्लाज्म के जो अलग होने की प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, साइटोकाइनेसिस कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि जब जीव द्रव्य अलग हो जाए, जो इसका साइटोप्लाज्म है जब वो अलग हो जाता है तो क्या होता है, फिर दो भागों में इसकी कोशिका झिल्ली अलग हो जाती है, इसकी कोशिका झिल्ली अलग हो जाती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं और सेल अपना विभिन्न मतलब एक अलग स्वरूप दो सेल का निर्माण हो जाता है। उसको कहते हैं हम सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। और इन दोनों में समान मात्रा में केंद्र
उत्प्रेरक होगा क्रोमोसोम, मतलब जो कोशिकांग होंगे, जो भी ऑर्गेनल्स होंगे वो दोनों में समान रूप से